नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह यानी सवालों के इस चक्रव्यूह में रहती हैं मेरे साथ कुछ खास शख्सियतें। देखते हैं कि किस तरह से इन सवालों के चक्रव्यूह से वो बचते हैं। हालांकि नेता हैं, राजनेता हैं, सवालों के चक्रव्यूह से बचना उनके लिए कोई आसान नहीं, लेकिन फिर भी ये खेल दिलचस्प ज़रूर बन जाता है। बहरहाल आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद से पूर्व सांसद अवतार सिंह बढ़ाना। आपका स्वागत है बढ़ाना। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, जो बदलाव आपने पिछले कुछ समय में देखे, उस बदलाव को अब राजनीतिक परिवेश में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं इतना कहूँगा कि जहाँ तक पूरे देश में एक नया बदलाव आया है, हाँ, एक ये ठीक बात है कि एक व्यक्ति विशेष के, और मैं कहूँ कि मोदी जी ने जिस तरह का एक प्रचार हुआ और उससे देश के लोगों को बड़ी आशाएं, उनको उम्मीदें लगी, और उसमें मैं समझता हूँ कि पूरे देश में उम्मीदों के साथ पूरे देश का नौजवान मतदाता उस रॉ में बह गया। लेकिन तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, यहीं पर आकर इंटरव्यू किया था, और आपने कहा था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैंने जितना काम किया, मैंने जितना पैसा बहाया, मैंने डेवलपमेंट के जो काम की, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये मेरा चैलेंज है, ये कहना था आपका। मैं बिल्कुल उन्हीं अपने शब्दों को फिर दोहराना चाहूँगा। मैंने ये कहा था आपको कि मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में मोदी का प्रभाव जरूर हो, हाँ, लेकिन हरियाणा और फरीदाबाद में उनका कोई प्रभाव नहीं है। सही बात ये है कि हरियाणा में उस दिन भी मैंने कहा था कि बीजेपी का ना कोई चेहरा है, ना कोई नेता है, ना उनका कोई आधार है। बीजेपी का कोई आधार नहीं था हरियाणा में। अगर कहीं आधार है तो विधानसभाओं में मैंने कहा था इनेलो पार्टी का है और यह कांग्रेस का है। और क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से लोगों की सेवा पर लगाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में जो भी रिजल्ट हों, लेकिन मुझे मेरी जनता पर भरोसा है कि 100% मैं जीत कर आऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ उससे इसलिए मुझे अपने समाज और क्षेत्रवासियों से इस बात का इसलिए मुझे गिला नहीं है कि जो कुछ हुआ वो एक घटना थी, और उस घटना में या उस माहौल में सब लोग बह गए। तो मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दोष मतदाताओं का या समाज का या क्षेत्र के लोगों का नहीं था। कहीं ना कहीं कांग्रेस में कई दोष था या कोई चूक हुई तो वो मेरी थी। इसलिए मैंने कहा कि समाज और क्षेत्रवासियों का कोई दोष नहीं था। जो कुछ रिजल्ट्स आए, जिस तरह के हालात बने, उसमें मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का दोष था। उसी के कारण है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी रोहतक में एक सीट कांग्रेस की विजयी हो सकती है, हाँ, और 9 की 9 सीटें हार जाना, हाँ, एक संदेह है, एक घेरा है, एक इस दिशा में वो। और मैंने तो निश्चित तौर पर देखने को मिला, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे कांग्रेस के वर्कर, लीडर और प्रदेश के मुखिया अगर बीजेपी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर उतरेंगे, ये मैं तो कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कोई चुनाव हरा सकता है। लेकिन वहाँ के मुखिया, जो प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, उनके रिश्तेदार, उनके एमएलए राइट और लेफ्ट, हाँ, बड़े से बड़े लोग ओपनली जहाँ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, और उन विरोध के साथ साथ ओपनली मेरे खिलाफ जो बीजेपी का उम्मीदवार था उसकी गाड़ियों में बैठकर ओपन कैंपेन कर रहे थे। वो दृश्य देखने के लायक था। और उसको लेकर हमने आज भी राजनीति में एंथनी कमेटी रिपोर्ट को और कांग्रेस प्रेसिडेंट को और सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट भेजी, सबको ये कहा कि ये कुछ चुनाव में हुआ है, और अगर ऐसा ही इस पर रोक नहीं लगती है, मान लो आज भी कांग्रेस के बड़े नेता अपनी राजनीतिक कारणों से बड़े नेताओं से को हरवाने में एक भूमिका रहेगी, वही बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली जाएगी, हाँ, तो वो बहुत खतरनाक है। और जिन लोगों ने कांग्रेस को हरवाने का काम किया, उनके खिलाफ आज तक अगर कोई एक्शन नहीं हुआ, हाँ, तो उसका सीधा संदेश जाएगा, हाँ, कि अगले विधानसभाओं में जो लोकसभा में हुआ
उससे कहीं ज़्यादा नुकसान विधानसभा में हो सकता है। लेकिन आपको क्या, क्योंकि आप बहुत बेबाक तरीके से आप अपनी बात रखते हैं और उसी तरीके से आपकी छवि भी बनी हुई है कि आप बात दबाकर नहीं खुले तरीके पर बोलेंगे, तो क्या जब आपने ये सारी बातें रखी पार्टी हाईकमान के पास, एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या उसका दिल में कहीं ना कहीं एक मलाल है? मैं इस पर इतना कहूँगा कि जितनी बार भी हम सब मैं ही अकेले ने मैंने ही नहीं, कई गए, सभी लोगों ने अपनी वास्तविकता और सच्चाई को उनके समक्ष रखा। और मैं तो उस परिवार को और कांग्रेस के सामने, क्योंकि मेरा ध्येय राजनीति में कोई धन और दौलत, सीएलओ और परमिट करना नहीं था। मेरा जीवन में एक ध्येय रहा है राजनीति में कि मैं लोगों के लिए जिया हूँ, लोगों के लिए मरूंगा। मैंने हमेशा लोगों की सेवा की, एक पूरा जीवन ईमानदारी से की, इसलिए मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की और मैंने जनता की परवाह की। और मैंने जनता के अपनी ईमानदारी और मेहनत से जो काम किया उसके भरोसे पे था। इस वक्त हमने जब देखा कि इस तरह की राजनीति, घटिया राजनीति हो गई है, हाँ। इस तरह की राजनीति की सोच भी नहीं होती थी कि जो लोग, जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने उसको अपने परिवार का, अपनी पार्टी का, सरकार का मुखिया बनाया हो, उस मुखिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो मुखिया ही उसके घर को आग लगाएगा, उस घर की, उस कांग्रेस को और उस कांग्रेस को इस तरह का, वो अगर मुखिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। 100% मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली रही उसकी जिम्मेदारी है। और उनके जितने भी लोग थे उनके नोटिस में था, विद रिकॉर्ड्स पे मैंने बताया कि आपके रिश्तेदार और आपके लोग सरेआम बीजेपी उम्मीदवारों के, मेरे क्षेत्र के पार्लियामेंट के उम्मीदवार की गाड़ियों में ओपन कैंपेन कर रहे हैं और उसको हरवाने में जुटे हैं, तो उन पर कोई एक्शन नहीं होना, इसका संदेह है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवारों के साथ कोई ना कोई तालमेल या अंडरस्टैंडिंग थी। एक बहुत बड़ी बात यहाँ अवतार सिंह बढ़ाना जी निकल कर ये भी आती है कि इतने लोगों ने बातें उठाई, हाई कमान तक उठाई, लेकिन उससे पहले आपने जैसे कहा कि भीतरघात की बात सबने कही, श्रुति चौधरी ने कही, किरण चौधरी की बात आई, अवतार सिंह बढ़ाना ने वो बात कही, फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात भीतरघात की कही, संपत सिंह ने भीतरघात की बात कही, और उसके बाद मुख्यमंत्री हुड्डा ये पर इल्ज़ाम इस तरह से चौधरी बरिंदर ने लगाए कि अपने एक बेटे को बचाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के 9 बेटों का मैच फिक्स कर दिया गया। मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है और वो सच्चाई अब सामने आ रही है जब हम सब ने और हाई कमान को और एंथनी कमेटी को ये सारी वास्तविकताएं प्रूफ दे दिए गए। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमान ने उसके खिलाफ, या मुख्यमंत्री ने, अगर मुख्यमंत्री जी में वास्तविकता सच्चाई थी, ऐसा जो कुछ हम एलिगेशन लगा रहे थे उन पर, अगर ऐसा नहीं था तो जिन लोगों ने, चाहे पलवल में कुछ लोग हैं, चाहे फरीदाबाद की बात करूंगा, बाकी उम्मीदवारों से बात कर लें आप, मेरे पार्लियामेंट हलके में जो मेरे खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार था उसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव, रिश्तेदार और राइट लेफ्ट ओपनली कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, इसका मतलब क्या है? हमने कहा है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष को कि अगर आपने इन जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, कांग्रेस के साथ उन्होंने को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों के खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं करती हैं तो उसके बाद आप सोच लें कि अगले विधानसभा में वही लोग, इस तरह के हालात बनेंगे, कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह से अनदेखी हुई है, उस अनदेखी का नतीजा है कि एक एक करके लोग छोड़ते जा रहे हैं। थी पार्टी में, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, हमने तब भी सुना था, आप ही को मैंने इंटरव्यू में कहा था कि वीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इंद्रजीत सिंह को मिनिस्टर बना दिया होता तो क्या बिगड़ जाता,
उसके बाद कहे कि अब वीरेंद्र सिंह चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह अगर मिनिस्टर सरकार ने बनाने का न्योता दे दिया था, अगर वो मिनिस्टर बना दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। आखिर कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के मुखिया ने, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट को अभी तक अंधेरे में रखा है। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट को आज भी अगर उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, अगर वो आज भी ये कुछ जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, मैं समझता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन वक्त है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं इस ध्येय का व्यक्ति हूं कि इस सभी सीनियर बड़े नेताओं को, कांग्रेस को इस कठिन वक्त में पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, पार्टी के साथ कठिन वक्त में खड़ा रहना चाहिए। लेकिन मैं इससे भी सहमत हूं कि जब सारी हदें पार हो गई, जब लास्ट तक लोगों ने ये उम्मीदें करी कि कुछ ना कुछ कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस कमेटी कुछ करेगी, आला कमान अगर कोई निर्णय करेंगी और जिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले गद्दार लोगों के खिलाफ एक्शन करने को तैयार नहीं है, तो सबकी उम्मीदें टूट गई हैं। मैं समझता हूं कि कह दिया कि शैलजा की नहीं होती है, फिर इंद्रजीत का नहीं होता है, एक एक करके सब हाथ को छोड़ के चले गए। कांग्रेस के को मैं कहूँगा कि ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने सही रणनीति के तहत सभी को साथ लेकर, जिस तरह सब लोगों ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन आपको नहीं लगता अवतार सिंह भडाना जी, वो वक्त शायद अब गुजरे जमाने की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से राव इंद्रजीत चले गए, धर्मवीर चले गए और एक दो लोग जाने को तैयार बैठे हैं, कुमारी शैलजा अकेले अब हैं, चौधरी वीरेंद्र ने लगभग ऐलान कर दिया है कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। रोते हुए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में चौधरी वीरेंद्र ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, यकीनन किसी बड़े कदावर नेता को वहां उस पोजीशन में देखकर दिल में सवाल तो ज़रूर खड़े होते हैं, दोनों तरह के सवाल। एक सवाल ये कि क्या जिस पार्टी में रहकर अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए, उस पार्टी से बाद मुझे इतने सालों में क्या मिला, तो एक आंसू तो उस वजह से टपकता है। और दूसरा उस डर और उस इनसिक्योरिटी से भी कि जहां जाकर मैं अपना नया अस्तित्व कायम करने की कोशिश में हूं, वहां मुझे क्या जगह मिलेगी। तो इस कश्मकश के दौर से कई नेता गुजर रहे हैं, इस पूरी बात को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं समझता हूं इस बात को कि अपने घर से बाहर जाने में हर आदमी को दर्द होता है, और कहीं ना कहीं जब आदमी का दम घुटता है या राजनीति में जब उसकी उपेक्षा ही नहीं, उपेक्षा तक आदमी सहता है, बर्दाश्त करता है। जब किसी नेता को और नेताओं की अनदेखी कर उनके मान मर्यादाओं को भी ताक पर रखकर उनको बेइज्जत करने तक उतारू हो जाए वो पार्टी और दल के लोग, स्वाभाविक है कि हर स्वाभिमानी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने सम्मान की खातिर वो कोई ना कोई रास्ता तय करता है। ऐसा मानता हूं कि जो लोग जा रहे हैं वो कोई राजी से नहीं जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना। अभी तक मैं आज भी मुझे ऐसी उम्मीदें थी। पिछली बार सब लोग कह रहे थे 1 महीना पहले कि ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जा रहे हैं। मैं उनमें से हूँ, मैंने कहा कोई नहीं जा रहा है। हमें अभी उम्मीद है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हम सब लोगों की बात सुनेंगी और इन सब नेताओं के आंसू पोंछेंगी और कांग्रेस को बचाने का एक नया, क्योंकि हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव के लिए कोई तैयार नहीं था। हुड्डा नेतृत्व में जो चुनाव होंगे, हाँ, उसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। इस बात को देखकर जब नहीं सुना कांग्रेस प्रेसिडेंट ने या उन्होंने, हम ये उम्मीद करते थे, हमने यहां तक कहा कि एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ, आज कुछ बचा नहीं है चीफ मिनिस्ट्री और सरकार का कि उसको चीफ मिनिस्टर को हटा दो, नहीं हटा दो, कोई मायने नहीं रह गए अभी चीफ मिनिस्टर के हटने और ना हटने के। मायने इस बात के रह गए कि कांग्रेस को बचाने के लिए क्या कांग्रेस लिया जाए। हाँ, अगर सामूहिक, जब सब लोगों ने एक बात कही कि हम हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को और कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए था। हमने कहा था कि हम सोनिया गांधी की कांग्रेस में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हैं, पार्टी के कठिन वक्त में सब खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव होंगे, वो स्वीकार नहीं है कि हमारी ऐसी सूरत और हालत कर दी है हरियाणा की जनता में कि वो किसी लायक नहीं छोड़े हैं। इसलिए हरियाणा की जनता में जाकर हुड्डा के साथ खड़े होकर हुड्डा कांग्रेस में हम चुनाव लड़ने की सूरत में नहीं है। होता, अब भी हमने कहा था
मेरा तो ऐसा अभी भी मेरे बड़ा उम्मीद आशावादी हूँ कि मुझे आज भी लगता है कि आज कांग्रेस प्रेसिडेंट फिर अगर ये कहती हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी, हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव नहीं होंगे, सामूहिक सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। लेकिन एक बात बताइए भटाला जी, बहुत से लोग हैं जो आज भी कांग्रेस जो कठिन वक्त में आज भी खड़े रह जाएंगे। ऐसा क्या है कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री हुड्डा को बदलना नहीं चाहती, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहती, बावजूद इसके कि बगावत इतनी है? मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं हुड्डा जी की जो एक हमारा कांग्रेस बड़ा सेटअप है, उसमें कहीं ना कहीं हुड्डा जी की पहुंच बहुत ऊंची है, और वो जो लोग हैं जिनको के कांग्रेस के हित में कांग्रेस प्रेसिडेंट को सही रिपोर्ट करनी चाहिए, कहीं ना कहीं आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी को वो सही रिपोर्ट पिक्चर उनके समक्ष नहीं रखी जा रही है। इसी से कांग्रेस समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। CLU कान की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा है? मेरा लगता है कि ये तो जग जाहिर है कि इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे अपने क्षेत्र में मैं सरेआम कहता रहा, मैंने रिटर्न में दिया कि मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ, लेकिन हमने वो देखा है आज भी पिछले का मैंने CBI से इंक्वायरी मांग ली है। मैंने कहता हूँ कि हरियाणा में, और मैं फरीदाबाद की बात करूँगा, मेरे फरीदाबाद में चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार विपिल गोयल जो BJP का है, कृष्ण पाल, इन लोगों को आज CBI इंक्वायरी बैठा लें कि कितने CLO मुख्यमंत्री जी के इस 9.5 वर्षों में इन कंपनियों के कितने CLO हुए हैं और कितने अवैध कार्य आज भी मैं कहूँगा कि हुड्डा के दलाल आज भी BJP और दूसरी जगह आज भी हैं। हरियाणा में और फरीदाबाद में जो CLO हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरे फरीदाबाद के ये 4 लोगों की इंक्वायरी करा लें। इनका समधी है करण दलाल, सुभाष चौधरी, विपिल गोयल जो BJP में है, कृष्ण पाल, SRS ग्रुप की कंपनी, एक और कई कंपनी में रिटर्न में कह सकता हूं कि तो जिनके सारे पिछले सालों में इतने CLA हुए हैं आज भी चीफ मिनिस्टर की, और मेरे यहाँ तो जानता हूं कि इन 4 लोगों के एक तरीके से हुड्डा के दलालों की चल रही है। हुड्डा दलालों का राज है हरियाणा में। हुड्डा के दलाल आज भी उन्हीं की चल रही है। मेरे क्षेत्र में आज भी BJP जो उम्मीदवार को जिसको हुड्डा जी के आशीर्वाद से और उनके राइट लेफ्टों के आशीर्वाद से उन लोगों को आज भी बराबर मेरे क्षेत्र में मेरी कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए सारे CLO और सारे अवैध कार्य आज भी, उसके बावजूद पार्टी हाईकमांड इस पर आंखें बंद करके बैठी हुई है। मैं समझता हूं कि अगर आज भी आंखें नहीं खुलती है तो दुर्भाग्य होगा कांग्रेस का, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी अपनी जलालत से राजनीति करने को तैयार नहीं होगा। आखिर किसी में कितनी कुछ इच्छाएं होती हैं। मेरे जैसा व्यक्ति इसलिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कठिन वक्त में पार्टी हो या पार्टी लीडर हो या परिवार हो, उस कठिन वक्त में परिवार कुछ ऐसा भी आया था सुनने के लिए अवतार सिंह भडाना जी की CM हुड्डा उन हारे हुए सांसदों को बोल रहे हैं कि चुनाव में उतरे विधायक। वो किस मुंह से हमसे बात कर नहीं सकते वो, क्योंकि हमने हमेशा उनको पार्टी बचाने के लिए पार्टी हित में बात की है। जब हमने हमेशा कहा कि इनकी सारी लिस्टें उठा के देख लीजिए, आप अब सारी विकास की उठा लीजिए, नौकरियों की उठा लीजिए। आज से नहीं, पिछली बार जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे इसी घर में मैंने जब भी आपत्ति की थी कि आप अपने रवैये को और बदल लीजिए, और जो कार्यशैली है उनको सिवाय रोहतक और उसके जो एजेंट दलाल हैं उनके सिवा बाहर ही नहीं निकले। आज भी आप देख लीजिए, आज मैं दावे से कह सकता हूँ CBI इंक्वायरी करा लीजिए कि अगर हुड्डा जी के रिश्तेदार, हुड्डा जी के बाई नेम कह रहा हूँ कि पलवल में करण दलाल, उसके बाद सुभाष चौधरी भी एक बिल्डर है, विपिल गोयल है, कृष्ण पाल है, ऐसा ग्रुप है, एक सिंडिकेट है। वो आज भी मैंने लिखित में दिया है, उन्होंने लिखित में कहा है कि ही इज माई फैमिली मेंबर, हमारा बिजनेस पार्टनर है।
तो चलिए, आप ये मानते हैं कि आप विधानसभा चुनाव में नहीं होते? जी नहीं, हम कोई, हमारा विधानसभा चुनाव लड़ने से मतलब नहीं होता, कोई परिवार से भी कोई नहीं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि जब हम तो सिर्फ सोनिया गांधी कांग्रेस में हैं, सोनिया गांधी की जब तक हम पर कृपा है, हम कांग्रेस के लिए, हम कोई धन दौलत और धंधा CLO और परमिट कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए, जनता की सेवा के लिए आए हैं। और कुछ लोग जैसे दुखी होकर बदल रहे हैं, ऐसा बहुत से लोग और चले जाएंगे। हाँ, आपको यकीन है कि बहुत से लोग और भी हैं? मुझे निश्चित तौर पर है कि मेरे नोटिस में हम लोग क्योंकि आपस में मिलते रहते हैं, बिल्कुल पिछले वीरेंद्र सिंह जी भी और हमारे जो बड़े सीनियर कैबिनेट के लोग हैं, मैं तो समझता हूँ हमारे जो 10 नेता हैं बड़े हरियाणा में, उन बड़े 10 नेताओं में से अगर 9 से पूछ लेंगे तो 9 की एक ही राय है कि हुड्डा के नेतृत्व में, हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं है। जो लड़ेंगे वो इतनी बुरी तरह से हार के घर वापस को आ जाएंगे। तो हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, हरियाणा की जनता बहुत दिन तक जुल्म सहने की आदी नहीं है। तो जो मूर्ख समझते हैं ना, इनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी। हमारे को तो इनके कारनामों की सजा भुगतनी पड़ी है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आज भी सर्वे रिपोर्ट में पूछ लीजिए फरीदाबाद की जनता से कि जनता अवतार सिंह बढ़ाना को चाहती है कि नहीं चाहती, लेकिन वो मोदी की बाहों में बह गए थे। अगर आज भी कृष्ण पाल और अवतार सिंह बढ़ाना को फरीदाबाद में खड़ा होकर चुनाव करा लीजिए, जब भी जनता के मन में आज भी अवतार सिंह बढ़ाना बसा हुआ है। मैं अपनी जीत मानता हूं, जनता का आभारी हूं कि उन्होंने 2 लाख के करीब उस कठिन वक्त में मुझे वोट दी, और मुझे जनता से कोई गिला नहीं है, क्योंकि जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार मुझे चुना। वो बात भी मैंने कहा कि क्यों छोड़ गए लोग, कि उन लोगों ने बार बार कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट को और कांग्रेस हाईकमान को कि हर आदमी को, मैंने जैसे कहा इंद्रजीत को मिनिस्टर बनाया होता क्या बिगड़ जाता। अगर इनको रेल मंत्री बना रहे थे वीरेंद्र सिंह जी को, बन गया होता तो क्या बिगड़ गया होता। अवतार सिंह भड़ाना को 4 बार बनाया, क्यों नहीं अवतार सिंह भड़ाना को आपने मिनिस्टर बनाया। ये हर कम्युनिटी, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों के और हमारे व्यक्ति के लिए हमको क्या सम्मान मिला, हमको क्या हमारे स्थान है। ये चाहे राजनीति में पे करती हैं। आप सोच लीजिए, मैं तो 4 बार फरीदाबाद के लोगों ने जिताया हूँ, कृष्ण पाल को 1 बार जिताया है, उसको मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। अब अगर आपको मौका मिलता है या मुख्यमंत्री हुड्डा कहते हैं कि आप चुनाव में आए तो आप आएंगे? जी नहीं, मैं समझता हूं कि हुड्डा की तो ये कहने की हिम्मत ही नहीं हो सकती मेरे से, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में किसी मुख्यमंत्री से, अपने 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन में किसी व्यक्ति या किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार से मैंने एक आने का कोई स्वार्थ नहीं रखा। मैंने एक आने का पैसे को भी दूर रख के ईमानदारी से पूरा जीवन शीशे की तरह मैंने सेवा की है। इसलिए मैं राजनीति में धन और दौलत कमाने नहीं आता। अगर दौलत दम कमाई होती तो अपना व्यापार और धंधा करते। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुछ कड़वी और कुछ सच्चाई भरी बातें इस सवालों के चक्रव्यूह में निकलकर ज़रूर सामने आई, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो काल चक्र है, जो सवालों का चक्र है, जो लगातार चलता रहता है, इससे अपने आप को अवतार सिंह बढ़ाना कैसे निकाल पाएंगे, ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।